नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हो सकती है। शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दिल्ली आए हैं नीतीश कुमार। दिल्ली एयरपोर्ट पर ललन सिंह ने उन्हें रिसीव किया है। सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली में है नीतीश कुमार। एक ही गाड़ी में निकले हैं नीतीश और ललन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने की तस्वीर भी सामने आ गई है। संभावना ऐसी भी जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। शपथ ग्रहण के बाद पहली दफा वो दिल्ली गए हैं और ऐसे में दिल्ली एयरपोर्ट पर ललन सिंह ने उन्हें रिसीव किया है। सरकार गठन के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने उन्हें रिसीव किया और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी पहली बार दिल्ली आए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर यहाँ पर पहुँच गए हैं और उनकी मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। सरकार बनने के बाद पहली बार यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लगभग 1 महीने बाद 20 नवंबर को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ यहाँ से रवाना हो गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से यहाँ से चल दिए हैं और उनकी मुलाकात दिल्ली दौरे के दौरान उनकी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये पहली मुलाकात होगी, शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो मुलाकात होगी उसमें चूंकि डबल इंजन की सरकार जो बनी है बिहार में, वहां पर एनडीए की सरकार बनी है एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जहां पर दिल्ली में पहले से ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार चल रही है। तो दोनों सरकारों के साथ किस तरह से बिहार का विकास आगे हो, बिहार में विकास की गति को कैसे तेज किया जाए, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। और देखिए, दानापुर से बड़ी खबर आ रही है। मसौड़ी में मोबाइल टावर में आग लग गई है। भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। जनरेटर मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देख दहशत में नजर आए लोग। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दानापुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मसौड़ी में मोबाइल टावर में आग लग गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भीषण आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जनरेटर मशीन भी पूरी तरह जलकर खाक हो गया। नीचे से ना मारेला यार, पाइप में ना कोई मारी। और इस बीच गोपालगंज से एक बड़ी खबर आ रही है। मॉडल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज किया गया। बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद इलाज हुआ है। मोबाइल का टॉर्च जलाकर इलाज किया गया है। मरीजों की जान से फिर खिलवाड़ करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसे आप देख रहे हैं। में चढ़ाने के लिए, लेकिन लाइट उट का व्यवस्था नहीं है। टॉर्च लगा कर काम किया जाए। मोबाइल के टॉर्च से कब से लाइट नहीं है? हम लोग आए थे तो सब था, लेकिन करीब लग रहा है कि आधा घंटा हो गया लाइट नहीं आई है। ना, अभी नहीं आई। क्या बता रहे हैं लोग को? बता रहे हैं कि लाइट का ड्रामा रोज के इस समय अपने चाचा का इलाज कराने के लिए आए थे और काफ़ी देर से ये लाइट कटा हुआ है। हम लोग मॉडल हॉस्पिटल में है। हम लोग को लगा कि एक बेहतरीन ट्रीटमेंट होगा और पूरे लाइट वगैरह रहेगा, लेकिन उस समय से लाइट के अभाव में इलाज ही नहीं हो पा रहा है। अंधेरे में क्या इलाज, लाइट के टर्च से क्या इलाज होगा? हम और देखिए, बिहार में अब कहीं किसी ने गुंडा बैंक या आरबीआई के नियम शर्तों के खिलाफ पैसों को ब्याज पर लगाने का काम किया तो उसके खिलाफ बिहार पुलिस बेहद कड़े कदम उठाएगी। गुंडा बैंक को फैलने फूलने नहीं दिया जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए साफ शब्दों में कहा कि बिहार में बिना निबंधन चल रहे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट MFI पर रंगदारी का केस दर्ज होगा। सभी जिलों में ऐसे निबंधित और गैर निबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनी और अन्य कर्ज देने वाली संस्थाओं की पूरी सूची तलब की गई है। ऐसे सभी अवैध माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट के खिलाफ व्यापक स्तर पर कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने विशेष निर्देश सभी जिलों के एसपी को जारी किया है। हाल ही में मुजफ्फरपुर में एक पिता ने आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों के साथ की खुदकुशी की घटना के अनुसंधान के दौरान इस बात का पता चला है कि मुजफ्फरपुर में मात्र 20 से 22 से निबंधित MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अवैध माइक्रो फाइनेंस कंपनी चला रहे हैं।
जरूरतमंदों के बीच अपने मन मुताबिक ब्याज पर कर्ज बांट रही है, जिनका अब हम लोग पता लगा रहे हैं। इन सभी पर रंगदारी का केस दर्ज होगा। जो प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम के तहत नहीं है, जो आरबीआई के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, उस तरह के बैंक को हम गुंडा बैंक कह सकते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रजिस्टर्ड नहीं है, गुंडा बैंक हो गया। जो मनी लेंडिंग का काम कर रहा है, लाइसेंस नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल भी यदि कर रहा है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन माना जाएगा उसको। तो इस प्रकार के जो हरकतें दिख रही हैं, उन पर काफी प्रभावकारी ढंग से कार्रवाई करने की मुहिम तैयार की जा रही है। और हम लोगों ने ये सब का कानून भी, यदि कानून में संशोधन है तो हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है कि इस पर कानून में यदि कमी है, कानून कमजोर है या कानून व्याप्ति ही नहीं है, तो उसके लिए कानून के लिए भी हम लोगों ने ड्राफ्ट बनाया है, मनी लेंडिंग रेगुलेशन वगैरह करके। तो इसको काफी व्यापक ढंग से लिया जाएगा इसको। और देखिए, बिहार में गुंडा बैंक और सूदखोरी को लेकर पिछले दिनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने साफ साफ निर्देश दिए थे कि कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस ना कोई गुंडा बैंक चला सकता है और ना ही कोई सूद पर पैसे लगा सकता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, आपने कहा कि गुंडा बैंक, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी व्यक्ति कोई गांव में बैंक नहीं चला सकता है जब तक आरबीआई का लाइसेंस नहीं है। ना गुंडा बैंक चला सकता है, ना सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है। और बिहार में साइबर अपराध की घटनाएं बेतहाशा बढ़ रही है। इस बात का खुलासा ईओयू की तरफ से जारी साइबर अपराध से जुड़े आंकड़ों से हुआ है। ईओयू की तरफ से जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में इस साल 15 दिसंबर तक साइबर थानों में 5,624 केस दर्ज किए गए। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित शिकायत की, और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10 हजार शिकायतें मिली। वहीं टोल फ्री नंबर 1930 पर बात करें तो ठगी से संबंधित लगभग 24.38 लाख कॉल्स का जवाब दिया गया। वहीं ईओयू की तरफ से बताया गया कि इस दौरान 106.30 करोड़ रुपए संदिग्ध खातों में होल्ड भी कराए गए। 7.36 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस कराए गए, और इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस की टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया है। बात अगर राजधानी पटना की करें तो सिर्फ पटना में साइबर अपराध से जुड़े 2,472 केस दर्ज किए गए। पटना ईओयू कार्यालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। देश के विभिन्न राज्यों के साथ बिहार में भी साइबर अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बताते चलें कि वर्ष 2025 के 15 दिसंबर तक बिहार में जो है वो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो मामले हैं वो लगभग 5,624 केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। वहीं एनसीआरपी पोर्टल पर 1,10,000 लोगों ने साइबर ठगी से संबंधित जो है वो शिकायत की है, और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए 24.10 शिकायतें जो है वो मिली है। टोल फ्री नंबर 1930 पर ठगी से संबंधित कुल जो है 24.38 लाख कॉल्स जो है वो आए और उनका उत्तर दिया गया, और ये ईओयू की तरफ से ये डाटा जो है वो जारी किया गया है। और इस दौरान आर्थिक अपराध इकाई ने 15 दिसंबर तक, जनवरी 1 से लेकर के 15 दिसंबर तक 106.30 करोड़ रुपए जो है संदिग्ध खातों में होल्ड कराया। वहीं 7.36 करोड़ रुपए जो है वो पीड़ितों को वापस कराया। इसके अलावा ईओयू की साइबर इंटेलिजेंस टीम ने 9,252 मोबाइल नंबर और 3,840 IMEI को ब्लॉक कराया। और बताते ये चले कि साइबर ठगी से जुड़े हुए जो अगर मामले पटना की बात करें सिर्फ, तो राजधानी पटना में जो है वो साइबर ठगी के 2,472 केस जो है वो दर्ज किया गया है। हालांकि अत्यधिक जो मामले हैं उसमें सरगना जो है वो पकड़ से बाहर है। 2025 में जैसा हमने पहले बताया कि लगभग कह सकते हैं कि 5,000 से अधिक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं, और 2025 में पटना की अगर बात करें तो 2,472 मामले जो हैं वो 15 दिसंबर तक दर्ज किए गए। साइबर अपराधी की घटना है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आम थानों में अगर बात करें तो 800 से 1,000 के आसपास जो है वो मामले दर्ज हो रहे हैं। साइबर थाने में हर साल
जो एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए जरूर कहा है कि जो घटनाएं हुई है उनका अनुसंधान किया जा रहा है और आने वाले जो साल हैं, नए साल 2026 में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे, इसको लेकर के जागरूकता अभियान जो है वो और तेज किया जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में बढ़ते साइबर अपराध की घटनाओं को लेकर ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। हालांकि वे इस बात का दावा भी करते हैं कि इन सभी केस का अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है। बहुत जल्द इन कांडों में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। आर्थिक अपराध इकाई और जो हमारी साइबर पुलिस स्टेशन हैं सभी जिलों में, उन्होंने बहुत ही इसको संवेदनशीलता के साथ लिया है। बहुत अधिक कांडों में अनुसंधान हुआ है, डिटेक्शन भी हुआ है, लोगों पर कार्रवाई हुई है और पैसे को होल्ड करके अब उनके जो रिलीफ के माध्यम से जो उनके पेटिशनर्स हैं उनको दिलाया भी गया है। मगर इसमें लंबी प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश लगातार ये कर रहे हैं कि इसमें तेजी से कार्रवाई हो। आर्थिक अपराध इकाई का जो साइबर सेल है वो उसमें पूरी तरह से नियम अनुसार जो कानूनी कार्रवाइयां हैं वो कर रहे हैं हम लोग। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। माधवपुर में फायरिंग की गई, इस मामले में एक्शन लिया गया है। कुख्यात टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस को अपराधी आकाश कुमार की तलाश थी। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टॉप 10 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। हथियार और कारतूस भी बरामद कर लिए गए। माधवपुर में फायरिंग के मामले में एक्शन लिया गया, जिसमें टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार हुए। और देखिए, अगर आप भी रेल यात्री हैं या रेल से यात्रा करते हैं तो 26 दिसंबर से रेलवे यात्रियों की जेब पर असर पड़ने वाला है। रेलवे ने लंबी दूरी की यात्राओं के किराए में बढ़ोतरी का फैसला ले लिया है। 215 किलोमीटर तक साधारण श्रेणी के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इससे ज्यादा दूरी पर सफर करने वालों को ज्यादा किराया चुकाना पड़ेगा। 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर साधारण श्रेणी में यानी कि जनरल क्लास में 1 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। वहीं मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी और एसी दोनों श्रेणियों के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बदलाव से रेलवे को अतिरिक्त आय की उम्मीद है। वहीं तेलंगाना के सीएम का विवादित बयान सामने आया है। सीएम रेवंत रेड्डी का विवादित बयान क्रिसमस को सोनिया गांधी से जोड़ा। सोनिया के बलिदान की वजह से क्रिसमस मनाते हैं। सोनिया के त्याग की वजह से क्रिसमस मनाया जाता है। सीएम रेवंत रेड्डी के इस बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। प्रदीप भंडारी का रेवंत रेड्डी पर हमला। सोनिया पर दिए गए बयान को लेकर प्रदीप भंडारी का तंज। चाटुकारिता की हद पार कर दी गई है। लोगों के सांस लेने पर भी अगला दावा वो कहेंगे कि लोग गांधी परिवार की वजह से ही सांस लेते हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం అందరము క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకుంటున్నాము అని అంటే ఇందులో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి యొక్క పాత్ర, వారి త్యాగం ఎంతగానో ఉంది। और रेवंत रेड्डी के इस विवादित बयान पर सियासत सुलग गई है। कांग्रेस के नेता जहां इस बयान पर सफाई दे रहे हैं तो बीजेपी और जेडीयू ने कहा है कि इस बयान से ईसाई धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा है। इसके लिए रेवंत रेड्डी को माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह बयान न सिर्फ हास्यास्पद है बल्कि ईसाई समाज की आस्था और पूरे देश की धार्मिक भावनाओं का भी घोर अपमान है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह के जन्म का पर्व है, उसे सोनिया गांधी से जोड़ना कांग्रेस की चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। कांग्रेस नेताओं ने अब आस्था को भी परिवारवाद के चरणों में गिरवी रख दिया है। देश की जनता इस तरह के गैर जिम्मेदार और अपमानजनक बयान को कभी स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, रेवंत रेड्डी जी का जो बयान है वो सोनिया जी के साथ जो उनका इमोशनल अटैचमेंट है उसको दिखाता है, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस पार्टी का उस बयान से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस पार्टी जो है वो बेसिकली इस देश में कम्युनल हार्मोनी की बात हमेशा से ही करते रही है, उस पर काम करते रही। रेवंत रेड्डी जी का यह बयान न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि धार्मिक भावनाओं के साथ खुला खिलवाड़ भी है। क्रिसमस ईसाई समुदाय का पवित्र पर्व है, इसे किसी राजनीतिक परिवार या व्यक्ति से जोड़ना घोर आपत्तिजनक भी है।
सोनिया गांधी जी से क्रिसमस को जोड़ना यह कांग्रेस का चरित्र बताता है। और देखिए, पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों में करियर की संभावनाओं को और मजबूत करते हुए बीएसएफ की भर्ती प्रक्रिया में अहम संशोधन किया है। गृह मंत्रालय के जारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार अब बीएसएफ में कांस्टेबल लेवल की डायरेक्ट भर्ती की 50% सीटें पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। ये फैसला अग्निपथ योजना के तहत सेवा दे चुके युवाओं को एक अस्थायी और सुरक्षित करियर देने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कदम माना जा रहा है। और इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नियमों में अहम बदलाव कर दिए हैं। अब बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण होगा। पहले ये आरक्षण सिर्फ 10% रखने का प्रस्ताव था, लेकिन इस फैसले से अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवा काफी खुश नजर आ रहे हैं। युवाओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत अब अग्निवीरों को बीएसएफ में 50% आरक्षण दिया जाएगा, जो पहले 10% था। ऐसे में इस फैसले के बाद जो युवा हैं, जो खासकर नौकरी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो कितने खुश हैं, हम उनसे ही जानते हैं। ये फैसला बहुत बढ़िया है। अग्निवीर जैसे 4 साल का जॉब था, अब इसमें 50% आरक्षण दे दिए, बहुत खुशी की बात है। मतलब 4 साल के बाद 50% आरक्षण है, मतलब बीएसएफ जवान बनने की जो जी वो बढ़ जाता है। जी जब अग्निवीर हुआ था तो गांव में युवा का जो मनोबल था, जैसे गांव में पहले जो अगर ग्राउंड जाएंगे तो प्रत्येक जगह लड़का आर्मी का तैयारी करने वाला मिल, लेकिन अभी जब 4 साल हो गया तो लड़का का मनोबल थोड़ा डाउन हो गया। लेकिन अब जो 50% ये आया, तब लड़का का फिर वही उत्साह वही रहेगा। मतलब जो विवाद हुआ था, युवाओं में कहीं नाराजगी थी कि हम मेहनत कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए, लेकिन अब वो खुशी हुई है, बदला है वो माहौल। बहुत खुशी हुई है, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब जोश के साथ और तैयारी होगी, और तैयारी होगा। सबका अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा बढ़ गया, आशा बढ़ गया। पहले ऐसा था कि हाँ 4 साल करने के बाद वापस आना पड़ेगा, लेकिन अब थोड़ा सा आरक्षण मिला तो अब थोड़ा है कि अब कर सकते हैं, और अब जोश के साथ अच्छा से करेंगे। परमानेंट जैसा लग रहा है। वर्दी से वर्दी में हम लोग चले जाएंगे, एक वर्दी छोड़ के आएंगे, फिर एक दूसरे वर्दी ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा सा नाराजगी हुई थी, पूरा नाराजगी हुआ, थोड़ा सा पूरा नाराजगी। अब ठीक है, अब ठीक है, बहुत बढ़िया है। मतलब ये आरक्षण देके ठीक हुआ है, एकदम टन हो गया मन। ऐसे नहीं भरते भरेंगे, हम जाएंगे सेवा करेंगे कलर से, एकदम याद है। जोश के साथ तैयारी हो, जोश है एकदम, टन है एकदम मन। जी बताइए। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है देश के लिए, और ये सब हमारे जवान के लिए बहुत ही अच्छा है। युवाओं के लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है और सारा युवा खुश है। बताइए। मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अभी ये वाला जो नियम लाया गया है, जो लागू किए गए हैं, बहुत खुशी है। आप और पूरे जोश के साथ अब तैयारी करेंगे। ग्राउंड आ गए हैं। 2026 वाला अग्निवीर के लिए हम लोग तैयार अभी हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसका। नहीं, पहले 4 साल अग्निवीर के लिए काम करेंगे, पूर्व अग्निवीर बनते हुए ही बीएसएफ जवान के तौर पर देश की सेवा करेंगे। विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। मोतिहारी से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा के सिरसा में महिला थाने पर ग्रेनेड हमले में शामिल और सेना का भगोड़ा जवान राजवीर सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोतिहारी के रक्सौल से उसकी गिरफ्तारी हुई है। राजवीर सिंह के खिलाफ अमृतसर के सिरसा सहित कई थानों में केस दर्ज हो गए हैं। पंजाब के स्पेशल ऑपरेशन सेल ने मोतिहारी के हरैया थाने की पुलिस की मदद से आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार आतंकी के पास से हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और 907 ग्राम हेरोइन बरामद किया गया है। आरोपी नेपाल के रास्ते दूसरे देश भागने की तैयारी कर रहा था और इसी बीच उसकी गिरफ्तारी हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन की लगातार कार्रवाई जारी है। प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने स्टेशन चौक से तत्तारपुर चौक तक सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा दिया और इस दौरान दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा और जरूरत पड़ने पर केस दर्ज किए जाएंगे। इनिशिएटिव नहीं है, ये लगातार होते रहे और लगभग एक पर वीक हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और ख़ास करके विशेष करके जो रेलवे स्टेशन का जो एरिया है, क्योंकि हर तरफ से ट्रैफिक यहीं आती है, तो इसको चौक बिल्कुल हो गया था, तो इसको थोड़ा सा हम लोग रेगुलेट करके और एक्सेस को फ्रीज जो हो गया था बिल्कुल नहीं, उसको ओपन कर रहे हैं और ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रहे हैं, ताकि आम जन को आने में यहाँ पे कभी कभी ट्रेन को जो है वो ट्रेन छूट भी जाती है। बैठक हो रही है, रिव्यू हो रहा है,
कार्रवाई भी कर रहे हैं, हम लोग उतर भी रहे हैं। जो भी वेंडर संघ हैं या जो भी इससे रिलेटेड एजेंसीज हैं, सब लगातार बैठक कर रहे हैं कि किस तरह से हम इस शहर को बेहतर बना सके। स्मार्ट सिटी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ भी बैठक हुई है, तो जो भी एजेंसी इन्वॉल्व है सब हम लोग बैठक कर रहे हैं। इस पे बेहतर कैसे किया सके उस पे मंथन हो रहा है, कार्रवाई भी कर रहे हैं। लोगों पे सख्ती से हम लोग इवन जब्त भी किए हैं, लोगों को डिटेन भी कर रहे हैं। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हॉल में 21 से 25 दिसंबर तक 5 दिवसीय नालंदा साहित्य विकास उत्सव का आयोजन शुरू हो गया है। कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सांसद शशि थरूर समेत कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया। उत्सव में देश विदेश के साहित्यकार भाग ले रहे और विरासत, भाषा और साहित्य पर चर्चा हो रही है। और इस बीच नवादा से एक बड़ी खबर है। खैर लकड़ी तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। ट्रक से भारी मात्रा में खैर लकड़ी जब्त की गई है। चालक, उपचालक समेत 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। यूपी और नवादा के आरोपी शामिल हैं। वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। रजौली थाना क्षेत्र के बुढ़िया साख जंगल में ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। मेरा वनकर्मी टीम गठित कर भेजे जंगल में, तो एक ट्रक खेर का लकड़ी लोड करके ला रहा था, तो पकड़ा गया। उसके साथ जो है 5 अभियुक्त पकड़ाया, जो कि जेल हाजत में दे रहे हैं और गाड़ी जब्त कर वंचित कार्यालय ले गए हैं। तो 5 कारोबारी है कि उसमें कुछ ड्राइवर है, खलासी है, कुछ कारोबारी है, यही सब मेरा